हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं कैपेसिटर पे। हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर भी है। हमने लास्ट डे जो पढ़ा था थोड़ा सा देखेंगे। लास्ट डे को हमने क्या क्या पढ़ा था। जनरली मीनिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था हमने। कैपेसिटर का डेफिनेशन बताया था, इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच स्टोर्स चार्ज एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने रिलेशंस बताया था कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को डिवाइड करते सी क्या होता था, Q बाई वी, ये हमारा डेफिनेशन था। और नेक्स्टली हमने पढ़ा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते यहाँ पे C आता है। C को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि इसका दूसरा नाम क्या था हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फिर हमने इसकी यूनिट की बात करी थी। यूनिट क्या हमारा फैराडे था, FARAD। इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते थे, डायमेंशन लिखा था। फिर हमने जो बड़ा फर्स्ट एप्लीकेशंस आया था, जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हुई थी। जो भी हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर था, अगर इसका रेडियस R हो, चार्ज Q हो, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर का कैपेसिटर कितना होगा, उसकी बात करेंगे। कैपेसिटेंस तो क्या बोला था हमने। अगर इसकी पोटेंशियल की बात करें तो कितना पता पढ़ाया था हमने, Q बाई R होता है। अगर इसको लिखना चाहें 1/4πε0 R इंटू Q। अब हमको यही सीखा था, Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और C क्या होता है Q बाई V। इसको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, 4πε0 R इज इक्वल टू Q बाई V, दिस इज C। ये रिजल्ट हमने लास्ट में देखा था। और लास्ट में हमने एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अगर किस अर्थ का पोटेंशियल की बात हो, अर्थ की कैपेसिटी की बात हो, तो क्या बोला था, अर्थ का रेडियस कितना होता है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 400 किलोमीटर। हम बोले थे अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना होगा, C इज इक्वल टू 4πε0 R, दैट इज द वैल्यू। इसको हम लोग लिख सकते थे 1/9 10⁻⁻9 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व किया तो 711 माइक्रोफैराडे हमारा आंसर आया था, कैपेसिटेंस। गॉट इट। लेकिन हमें लास्ट में नोट में बताया था कि अर्थ के पास इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। अब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कैसे होगा, जब पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। हमने एग्जांपल से बताया था, अगर Q इज इक्वल टू C बाई V होता है तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C भी, तो C कितना होगा Q बाई V। इफ कैपेसिटेंस टू बी इनफाइनाइट दैट मींस V टू बी जीरो, जो हमको प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है। जो हमने थंडरबोल्ट का एग्जांपल दिया था, उस केस में क्या था, जो भी चार्जेस स्काई सोर्स से थ्रोट करती है इनसाइड द अर्थ, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। अगर V जीरो था तो क्या हो गया, C इनफाइनाइट। यहां तक हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर को थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे, जहां पे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे। और एक पॉइंट्स यहाँ पे और उसको ऐड कर सकते थे, मीनिंग ऑफ अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम के डिवाइस को अर्थ से कनेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल क्या करते हैं हम लोग, जीरो करते हैं। उस चीज को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका दो स्फेरिकल सेल हो जाएंगे। मान लीजिए इसको हमने एक चार्ज हमने ए डिस्टेंस पे रखा, दूसरा हमारा बी डिस्टेंस पे है। इस केस में हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल को नॉलेज करना होगा कि पोटेंशियल क्या क्या होता है। यहां पे आउटर सरफेस की बात है, ये हमारा आउटसाइड पार्ट है। इस कंडीशन में जो हम लोग अर्थिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ अर्थिंग। ये क्या होता है, साइन ऑफ अर्थिंग। साइन ऑफ अर्थिंग का मतलब होता है आउटसाइड का सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जो पोटेंशियल होगा वो आउटसाइड इज इक्वल टू जीरो। ये इसका मीनिंग होता है। अगर हम लोग बात करें फॉर आउटसाइड पोटेंशियल होगा कितना, तो लिखने की रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू राइट द पोटेंशियल व्हिच इज आउटसाइड दिस स्फीयर। अब देखो, अगर इस स्फीयर का हमें पोटेंशियल लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, V आउटसाइड। हमने क्या सिखाया था, जब भी कभी पोटेंशियल लिखना होता है तो लिखते हैं K Q ऑफ दिस सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस R। अगर हमको लिखना है V आउटसाइड, तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, हमने सिखाया था K Q R कितना है, दिस इज V। कोई सोचे K Q बाय R होना चाहिए, बट हम लोग बात किसी कर रहे हैं, आउटसाइड की। तो जब आउटसाइड होगा इट मींस ये क्या होगा, इस सरफेस पे होगा प्लस। अब देखियो
कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो कुछ चार्ज दिया ही नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा क्यू डैश आ जाएगा, जिसके कारण इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो लिखें के क्यू डैश बाय बी इजकल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड इजकल टू जीरो है, बिकॉज हमने इसमें अर्थिंग कर दी, ये हमारा अर्थिंग का साइन होता है। जब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, के क्यू बाय बी माइनस ऑफ के क्यू डैश बाय बी, इस बी से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां से रिलेशन आता है क्यू इजकल टू माइनस ऑफ क्यू डैश। बात यह आ गई कि हमको यहां से समझ में आ गया कि जो क्यू डैश का वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ क्यू होगा। अगर इस सरफेस के आउटर सरफेस पे इस पर्टिकुलर आर रेडियस वाले सरफेस के आउटर पार्ट पर अगर माइनस क्यू रखा जाए तो क्या होता है, नेट चार्ज भी जीरो होता है। जब नेट चार्ज जीरो होगा तो रिलेशन हमें क्या पता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी नहीं होंगे, दैट मींस पोटेंशियल भी जीरो होगा। दैट इज द कंडीशन। ये तो हमारा एक पार्ट था। अगर हम लोग इसके सेकेंडरी पार्ट को देखें, देखो सेकेंडरी पार्ट में अगर हम लोग इनसाइड की बात करें, इनसाइड मतलब मान लेते हैं कहीं एक पॉइंट यहां पे, ठीक है। इनसाइड मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो हमने जो पोटेंशियल आउटसाइड लिखा था उसको क्या करते हम लोग इनसाइड पे सर्च करते। इनसाइड में क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल तो सेम ही होगा बट फॉर्मूला लिखेंगे, v ऑफ इन साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर इसकी बात लिखेंगे क्योंकि ये खुद का रेडियस है तो इसका खुद का पोटेंशियल होना चाहिए, k q डिवाइडेड बाय a रेडियस। नेक्स्ट इस b की बात है, इसका चार्ज कितना है खुद का, q डैश प्लस k q डैश डिवाइडेड बाय b। अभी हमने आउटसाइड के रिलेशन से निकाला q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ q होता है, पुट कर दो। तो जब सॉल्व करेंगे तो k q बाय a माइनस ऑफ k q बाय b होता है। यहां से अपन k q कॉमन निकाल लें तो 1 बाय a बाय 1 बाय b आएगा। इसका मतलब k q b माइनस a बाय ab। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इनसाइड। ये हमारा इनसाइड का पोटेंशियल होगा k q b माइनस a। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब इसको देखने के बाद ये पता चलता है कि ये अगर वैल्यू k q b माइनस a है, एक कंडीशन होगा यहाँ पे कि b ग्रेटर देन a होगा। आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ क्या है, b ग्रेटर देन a। हम तो यहाँ पर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ आउटसाइड वुड बी जीरो बिकॉज v इज जीरो, बट इनसाइड सम कैपेसिटेंस इज देयर। तो q v इनसाइड बाय दिस, तो यहाँ से रिलेशंस निकालेंगे। एक रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको। हम लोग क्या करें, q इजकल टू सी बी होता है, यहाँ से रिलेशन को पता है q इजकल टू सी बी होता है। तो v इज द इनसाइड। अगर हम क्या करें, v को q से डिवाइड कर दें या q को c से डिवाइड क्या हो जाएगा अपने को, c इज इक्वल टू q बाई बी। इसको उधर जाने दो, इसको इधर ले आओ। तो v इनसाइड इज इक्वल टू k q b माइनस a डिवाइडेड बाय ए बी। इस रिजल्ट को लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें एप्लीकेशन में यूज करेंगे। इसका एप्लीकेशन हम बताते हैं, पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसका एप्लीकेशन बताते हैं। v इनसाइड ये आया था, हमको रिलेशन पता c इक्वल टू q बाय v होता है। इसका मतलब जो c आएगा इनसाइड के लिए वो क्या होगा, q डिवाइडेड बाय v इनसाइड। अब इसको सॉल्व करें, अगर इसको इधर ले जाओ तो ऊपर कितना आ जाएगा, ab डिवाइडेड बाय k b माइनस a। तो यहां से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, k को ऊपर ले जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab डिवाइडेड बाय b माइनस a। दिस इज द मेन फॉर्मूला बिहाइंड द स्फेरिकल सेल। जो भी स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उस केस में अगर दो डिफरेंट रेडियस होंगे, जो उसकी इसका a और b होगा, उस केस में क्या होता है, दिस फॉर्मूला को प्रिवेल करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा काम का होता है। बोले कि कैसे काम का होता है, थोड़ा सा इसके डेरिवेशन को देखेंगे ढंग से। डेरिवेशन ने बताया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बाय b होता है अगर वैलिडेट द कंडीशंस a इक्वल टू b हो जाए, a इक्वल टू b हो जाए तो उत्तर से इनफिनिटी होना चाहिए ना, बिकॉज आउटसाइड में क्या है, जीरो है। ये इनफिनिटी तो क्या होगा, c जीरो हो जाता था। तो जब भी कोई दो डिफरेंट रेडियस, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इस तरह का स्फेरिकल सेल दिया होगा, इस तरह का स्फेरिकल सेल दिया होगा, दो डिफरेंट रेडियस होंगे a एंड b, और एक अर्थ एंड होगा आउटसाइड से,
तो उसका कैपेसिटेंस लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं। हमको एग्जाम में क्या होगा, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला पूछते कैसे इसको अप्लाई करना है, हमने सारा प्रोसेस आपको करके बताया। इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड का मीनिंग होता है। इसके जब नेक्स्ट केस में हम लोग इनसाइड को पोटेंशियल जीरो करके देखेंगे, उस केस में क्या होता है उसको एप्लीकेशन करेंगे। तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस कैसे अराइज होता है, दो डिफरेंट रेडियस का कैपेसिटर स्फेरिकल दिया होगा, उस केस में किसी एक का चार्ज, जैसे इनसाइड का चार्ज क्यों दिया हुआ, आउटसाइड का हमें पता नहीं है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड अर्थिंग, हमने वहां से ट्राई किया कि Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, फिर हमने V इनसाइड में ट्राई करके ये रिलेशंस निकाला, V इनसाइड इज इक्वल टू KQ B माइनस A डिवाइडेड बाय A इंटू B। इस एप्लीकेशन को Q इज इक्वल टू C से अप्लाई किया तो हमको यहां से क्या हुआ, फॉर्मूला मिल गया। और जनरली ये डेरिवेशंस कभी कभी बोर्ड में भी 2-3 मार्क्स में आ जाता है कि ड्राइव करके बताओ कि इसका कैपेसिटेंस इतना होता है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए पैरेलली। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस है इफ इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड। अब इनर स्फीयर से कैसे ग्राउंडेड होगा, मतलब ग्राउंड मतलब अर्थिंग होता है, इसको क्या समझें हम लोग, अर्थिंग है। ग्राउंडेड और इसका अर्थिंग का मीनिंग सेम होता है। हमने क्या उसका पोटेंशियल जीरो करने की कोशिश करी। डायग्राम को देखेंगे, फिर से वही मान लेते, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, गॉट इट। इसका रेडियस B दिया हुआ है, इसका रेडियस A है। हमने इस केस में इस वाले पार्ट को ग्राउंड किया है, इस वाले पार्ट को ग्राउंड किया है, तो इसका चार्ज क्यों होगा, बिकॉज इसका ग्राउंड मतलब कोई चार्ज होगा नहीं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे एक नया Q डैश आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ ग्राउंडेशन समझते हैं कि पोटेंशियल ऑफ इनसाइड जीरो होना चाहिए। उस केस में क्या था, जो आउटसाइड ग्राउंड उसका क्या होता, आउटसाइड का पोटेंशियल जीरो था, इसमें क्या होगा, इनसाइड का पोटेंशियल जीरो होगा। अब जब इसको देखते हैं तो सॉल्व करने का मेन फंडा होता है, फर्स्ट राइट द पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉलर स्फीयर। उसका रेडियस कितना है, A है, तो क्या लिखेंगे अपन, K Q डैश बाय A प्लस कैपिटल का K Q बाय B इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। फिर से अगर रेडिएशन निकालना चाहें हम यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, K Q डैश बाय A इज इक्वल टू K Q बाय B। इस केस से इस केस को कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा, Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A बाय B टाइम्स ऑफ Q। अगर Q डैश का वैल्यू इतना हो जाए, माइनस ऑफ A बाय B टाइम्स ऑफ Q, उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसके सेकंड हाफ में चलते तो हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में कितना पोटेंशियल होगा उसको देखते हैं। आउटसाइड की पोटेंशियल की बात करते हैं तो V ऑफ आउटसाइड ड्यू टू दिस स्मॉलर वन ड्यू टू दिस बिगर वन, तो V ऑफ आउटसाइड, सबसे पहले छोटे की बात करें, K Q डैश बाय B प्लस K Q बाय B। अब एक क्वेश्चन होगा, सर हम इसके कारण लिखते हैं तो इस सरफेस पे आप यहाँ B क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे A क्यों नहीं है। एक क्वेश्चन होगा आपको, सर यहाँ पे A क्यों नहीं है। जब भी बात करते हैं किसी भी सरफेस का तो KQ बाय R वो सरफेस होता है जहां पे हम लोग सरफेस को गेन किए, बिकॉज ये चार्ज इसके इनसाइड में अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन होगा, सर अगर आप यहाँ पे KQ डैश बाय B लिख सकते हैं तो आपने KQ डैश बाय KQ बाय A यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी तो A की बात हो रहे थे। नहीं सर, आपका वहां पे सोचना रॉन्ग है थोड़ा। क्यों, क्योंकि जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो ये जो चार्ज Q है वो इस A की रेंज में नहीं आता, क्योंकि क्योंकि भाई R का जो गॉसियन सरफेस कंटेन करेगा उस सरफेस में वो चार्ज आता ही नहीं है। तो बट उसका इफेक्ट तो होगा, उसका इफेक्ट होगा बट उसके डिफरेंट रेडियस पे होगा। हम लोग कभी सोचते हैं सर A B, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो जब भी देखेंगे जिसके कारण लिखते हैं, अगर वो चार्ज उसके रेंज में आ रहा होगा, ये चार्ज जो Q था वो A के रेंज में नहीं था, दैट्स व्हाई हमने इसको B के साथ लिखा, क्योंकि इसका एक पर्सनल रेडियस था। सिमिलरली फॉर आउटसाइड KQ डैश बाय B क्यों लिखा, सर A क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इस सरफेस की बात करते हैं तो ये तो ऑलरेडी इसके इनसाइड आ जाता है। Q डैश क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है। दैट्स व्हाई बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग लिख सकते हैं जो भी पर्टिकुलर सरफेस के इनसाइड आएगा वो क्या होगा, Q इनक्लोज होगा, और Q का कुछ कहना ही नहीं, A को भी होगा। अब यहां से इस एप्लीकेशन को वहां हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। यू नो द Q डैश ऑफ वैल्यू, आउटसाइड कितना टेम्परेचर चार्ज होगा, माइनस ऑफ A बाय B, वेरी गुड, माइनस ऑफ K A बाय B स्क्वायर इंटू Q प्लस K Q बाय B। अगर यहां से हम देखना चाहें तो क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अपन यहां से कॉमन निकाल लेते हैं
के क्यू बाई बी हम लोग कॉमन निकाले तो पहले 1 आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 बाई बी आ गया तो ए बाई बी जाएगा इधर पे, ध्यान से देखेंगे इसको। दिस इज द वी आउटसाइड, ये क्या है हमारा वी आउटसाइड है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा के क्यू बाई बी बाई माइनस ए, इन केस ऑफ इनर ग्राउंडिंग, हमने क्या किया इनर साइड को ग्राउंडेड किया, उस कंडीशन में हमको जो भी आउटसाइड आया वो क्या आ गया, हम लोग उसको वी ओ लेके चलते हैं, वी ओ इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू टाइम्स 1 माइनस ए बाई बी, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, इसी को पैरेलली अगर हम अप्लाई करना चाहे बाय द कांसेप्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस के फॉर्म में, किसमें क्यू इक्वल टू सी बी फॉर्म में, तो उस कंडीशन में कितना कैपेसिटेंस होगा उसको देखेंगे। पहले आप इस डायग्राम को इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। अब देखिए वो जो रिजल्ट था हमारा वी नॉट जो आउटसाइड था, वी नॉट क्या आ गया था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दैट इज क्यू 1 माइनस ए बाई बी, और रिलेशन क्या पता Q is equal to C times of V, V is the outside, तो क्या लिखूं C क्या लिख सकते हैं Q by V नॉट, अगर Q by V उसका ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A by B, दिस इज द कैपेसिटेंस। किस केस में, जब वो आउटसाइड होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, एक स्टेप और करेंगे, इसको B माइनस A कर सकते ऊपर B भेज दूं, क्या लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यू गेट द फॉर्मूला। बट डेरिवेशन बताने का एक ही मीनिंग था कि आपको रियलाइज्ड हो कि पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर सम पीपल्स डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक फ्रॉम फाइंडिंग द ए एंड बी। बहुत सारी गलतियां होती है जहां पे लोग क्या करते हैं ए बी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट्स वाइज फॉर्मूला वो सही से अप्लाई नहीं कर पाते। फॉर्मूला याद करना आपके लिए आसान है, बट यू नो द डेरिवेशन प्रॉपर्ली, दिस इज नॉट अ बिग डील टू समझने में। तो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू उसके। तो क्या हुआ, हमको यहाँ आइडिया मिल गया कि दो कंडीशंस हुआ, यहाँ से हमने देखा जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का था, एक हमने जनरल रूल्स पे देखे थे, ये हमारा रिजल्ट रहेगा सी का। हमने एक जनरल रूल क्या देखा था के क्यू बाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर स्फेरिकल केस, अगर वो सेल के फॉर्म में होगा, सेल में दो डिफरेंट रेडियस होगा, कंसेंट्रिक सेंटर होगा, उस केस में हम लोग क्या करते हैं इनर ग्राउंडिंग। इनर ग्राउंडिंग का मतलब होता है हम क्या करें, एक इनर ग्राउंडेड, एक होता है आउटर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब था कि हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड केस था, हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो सी इक्विवेलेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हमने आउटसाइड को ग्राउंडेड किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो केस था, दोनों को दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला हमें आना चाहिए। जब भी ढंग का कैपेसिटर से क्वेश्चन बनाएंगे आपसे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आना लाजमी, जो कि आपको सीखना चाहिए अच्छे से। इसको अच्छे से आप लिखो पहले, फिर हम लोग क्या करते हैं कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स आगे सीखते हैं जो कि हमको क्वेश्चन में हेल्प करे। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस इज 1 मीटर एंड 1.001 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो कहानी ये दी है कि हमारे पास दो रेडियस है, एक इनर रेडियस की बात, दूसरा क्या है आउटर रेडियस की बात हुई है। ये हमारा ए पता है, ये हमको बी दिया हुआ है। इनर रेडियस का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हमारा 1 मीटर, अगर हम लोग वी की बात करें तो वी कितना पता है 1.001 मीटर। इफ द आउटर सरफेस इज ग्राउंडेड, कंडीशन दिया हुआ है अगर इसका आउटर सरफेस क्या हो ग्राउंडेड हो, फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला से जाए, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमने जब सॉल्व करना बताया तो अभी तो जस्ट डेरिवेशन करके बताया था। जो भी इसका सी होता तो हमने क्या सिखाया था उसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये फॉर्मूला सिखाया था। क्यों, हमने v निकाला था, q इज इक्वल टू सी वी होता है, c को हमने यहां से डिराइव किया, q बाई वी इज इक्वल टू, तो c हमको वहां से आ गया हमारा जो लास्ट डेरिवेशन था। v का वैल्यू के क्यू बाई इनर ड्यू टू आउटर, क्यू डैश हमने सॉल्व किया था। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था, आपको अगर याद होगा उस कंसेप्ट पर हम दोबारा चले तो k के वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं ना 4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/k, तो k का वैल्यू हो गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर -9। दिस इज द कंडीशन। ये हमने बताया था कि जब भी कैलकुलेशन में इन कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, प्रॉब्लम्स हो, तो जस्ट उस वैल्यू को
रिप्लीकेट कर लेंगे। आसान है हमारे लिए। अब क्या करना है, 1/9 इंटू 10⁻⁻9 व्हाट इज द ए इंटू बी, कुछ करना तो है नहीं, 1.001 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.001 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लो। क्या कर सकते इसको, 1/9 इंटू 0.001 इंटू डिवाइडेड बाय 1.001 इंटू 10⁻⁻9। बस कैलकुलेशन है, दैट इज द फैराडे, यू कैन सॉल्व इट। छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसका कैलकुलेशन देख लेंगे कितना इसका आंसर आता है। तो जनरली 1/9 दिस इज सॉल्व। तो ए का वैल्यू पता था, बी का वैल्यू पता हुआ था। अगर सी का वैल्यू निकालना हो, कंडीशन क्या है, आउटर ग्राउंडेड है, तो हम सिंपल से इस मेथड को फॉलो करेंगे और हमें आ जाएगा। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था जो कि हम आसानी से इसको कर सकते थे। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो हमें अच्छे से आना भी चाहिए। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा हमसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने 2 डेरिवेशन करे हैं, एक डेरिवेशन हमने एक क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा हमारा। आप स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया है, इफ द कैपेसिटर ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर whose inner radius surface is earthed। कंडीशन क्या है, हमने इनर रेडियस सरफेस को क्या किया है, अर्थिंग कर दिया है। बात ये दी है कि 2 ऐसा कंडीशंस था जो कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। इसको अगर अपन ए मान के चलते थे, ये क्या हमारा था, बी होता था। ये कंडीशन दिया हुआ इस 0.3 माइक्रोफैराडे। ओके, सी की बात आ गई। सी कितना है, 0.3 माइक्रोफैराडे। अगर इसको हम लोग कन्वर्जन की बात करें, माइक्रो में 10⁻⁶ होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 0.3 इंटू 10⁻⁶ फैराडे। नेक्स्ट, इफ द सेपरेशन बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस इज 1 mm। बात ये दी हुई है कि हमको इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 1 mm है। सर कहने की बात ये है कि वो b माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों, अगर यहाँ के डिस्टेंस से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो वही तो थिकनेस बचेगा उस दोनों सरफेस के बीच का। तो b है 1 mm। 1 mm का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। रिजल्ट का कन्वर्जन क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन में हमें डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट भी आसान लगा देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी फॉर्मूला गलत लगाए जा जाते हैं और कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसलिए हर चीज को, जो भी डाटा आपको अवेलेबल दिखे, लगे इसका रिक्वायरमेंट है, बेटर टू कन्वर्ट इन वन। गॉट इट। तो बोला फाइंड दी आउटर रेडियस। ओके, इसका बाद हमसे पूछा है कि ये बाहर की जो रेडियस होगा वो बी बताओ। जब हमने इसको देखा तो डेरिवेशन हमें से एक ही बात सिखाया। डेरिवेशन से हमने क्या सीखा था, C इजकल टू आया था 4πε0 b² डिवाइडेड बाय b माइनस ए। यही तो फॉर्मूला था, देखो पीछे पलट के, ये बताया था ना। चलो सर, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, सर b माइनस ए नोन है, c नोन है, 4πε0 अभी बताया नोन है, पता क्या नहीं, b² निकालना में क्या है b। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब देखो हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से कोशिश करेंगे मिनिमम कैलकुलेशन होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। सी का वैल्यू पता है 0.3 इंटू 10⁻⁻6 गिवन था। अब इसको लिखना चाहे तो 1/9 यू नो एंड 10⁻⁻9 लिख सकते थे। b² हमारे लिए नोन ही है, ये तो निकालना ही। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻3, 1 इंटू, अब यही हमारे कैलकुलेशन की बात। इसको इधर लेके जाएं, उसको उधर लेके जाएं, तो कैलकुलेशन हम पूरा करते हैं। कोर में आते हैं इसके 6 + 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 3, 0.3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 10⁻⁻9 b²। अब लगता है बात हमारी बन गई है। कैसे, इसको हम लोग इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, ये 10⁻�9 हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल। तो क्या बचा हमारे लिए यहाँ पे, b² इज इक्वल टू 0.3 इंटू 9। तो b² की बात करें तो क्या क्या लिख सकते हैं, b² इज इक्वल टू 927 दैट इज 2.7। तो b का वैल्यू होगा √2.7 मीटर।
अब इसका जो वैल्यू होगा हम लोग देख लेंगे। तो यहां से आंसर क्या हो गया हमारा, जो आउटर सरफेस का रेडियस होगा वो क्या होगा 2.7 मीटर होगा। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय चांस गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो कि फर्स्ट मेथड से भी था और सेकंड से भी था। तो आपको आई होप आपने जो बनाया होगा उसका आंसर इससे आपको मैच कर गया होगा। अगर नहीं मैच किया तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, सीख लीजिए इसको, फिर आगे में फ्यूचर में गलतियां ना हो उसके लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले। हमने इस क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने का टॉपिक मतलब होता है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं, हमने कैपेसिटर की केस से पढ़ा कि सर कैपेसिटेंस कितना हो सकता है। वन टाइम था स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर उसी स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, मान लीजिए हम किसी स्फेरिकल कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट कोई होगा आउटसाइड का, वो वर्क कितना करेगा, कहानी ये है। ये कैपेसिटर है जिसका चार्ज क्यू दिया हुआ है। अब बात है कि हमने पढ़ा था जब भी पोटेंशियल का वर्क होता है तो हम क्या सिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर इन्फिनिटी से जो भी चार्ज को यहां पे लाता है उसके बीच में जो भी फोर्स का ऑर्डर होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो फील्ड का वर्क होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हमसे क्या पूछा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज ए कंडक्टर। अगर इसको कोई चार्ज करेगा, आउटसाइड की बात हो रही थी, तो वो कैसे कैसे इसको चार्ज करेगा। अगर इसको देखें, इसका जो एफिशिएंसी है क्यू दिया हुआ और वी है, वी इज द पोटेंशियल। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कांसेप्ट होता है व्हाट इज द वर्क डन। जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं, जब हम लोग वर्क डन का बात करते हैं, सोचते हैं कि किसी भी चार्ज को यहां से कैरियर करके लाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी तो उसका क्या होगा, चार्जिंग होगा। और एक बात हमें और पता है, अगर हम लोग इस कंसेप्ट को रिवील करें, अगर किसी भी कोई भी चार्ज का पोटेंशियल लिखना हो कहां पे, एट इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। बोलोगे क्यों, क्योंकि दिस शुड बी इनफाइनाइट। जब के क्यू बाय आर इनफाइनाइट होगा, हमको पता है किसी भी कांस्टेंट को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो क्या होता है हमारा, ऑलवेज जीरो होता है। तो एक बात तो हमें पता है कि जहां से वो चला था इनिशियली, वो क्या था हमारा, वी इनिशियल था, वी इनिशियल जीरो था, और ये पॉइंट पे उसने कुछ ना कुछ चार्ज किया होगा, तो वो चार्ज पोटेंशियल लेके आएगा, ठीक है। तो हमको लास्ट टॉपिक के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो भी चार्ज एक्चुअली आएगा वो क्या होता है वर्क डन, क्यू डेल्टा वी। आपने इसको अच्छे से देखा होगा, क्यू डेल्टा वी वर्क डन होता है। अगर हम लोग डेल्टा वी की बात करें, क्या होता है, क्यू डेल्टा वी मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बाय द कंसेप्ट ऑफ दैट इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम, हमको पता चलता है जो इनिशियल स्टेट था वी इनफाइनाइट था, वो क्या था, जीरो था, इसलिए ये टर्म अपन कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचता है, हम लोग मान लेते हैं ये क्यू वी हो जाता है वर्क। लेकिन ये तो वर्क था, जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे वर्क का, अब तो कंफ्यूजन है कि सर चार्ज रिवील करेगा बाय द सिस्टम्स की। चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है, इनिशियली मानते हैं कि टाइम t इक्वल टू जीरो का कंडीशन है, उस समय हमने चार्जिंग शुरू किया, तो कंडीशन क्या था, इनिशियली उसके पास छोटा सा चार्ज होगा। आफ्टर सम टाइम t, जो हमारा टाइम t हो जाएगा, उस समय पर मान लेंगे चार्ज Q2 हो जाएगा। अब वर्क डन में सबसे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, हम लोग क्या करें, अगर मान लें इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो रिलेशन क्या बताता है, इस Q इज इक्वल टू सी वी। अगर इस V को देखिए तो पता चलता है, रिलेशंस तो अपने को पता है, Q इज इक्वल टू सी वी। ये कैपेसिटेंस की कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये इसका क्षमता। अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें किसी एक डिवाइस को, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए एक लाइट लगा ऊपर में, ठीक ना, उस लाइट की कैपेसिटी है को 100 वाट 20 वाट इतना तक जल सकता है। अपन उसको 100 या 150 वाट दे देते हैं, क्या होता है, वो उस विजिबल रेंज के बाहर आ जाता है। इसका मतलब उस पर वो चेंज नहीं करेगा, आप कितना भी उसको पोटेंशियल दे दो वो चेंज नहीं करेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम एबिलिटी होती है टू रिस्टोर चार्जेस। अब देखिए यहां से हमें पता चला कि अगर इसकी मैक्सिमम डिवाइसेस ये थी, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द वी, वी वी कैन रिप्लेस्ड विथ क्यू बाई सी। यहां से क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब देखो यहां से आ गया क्यू बाई सी, यू नो द डेफिनेशंस। हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म था जो दिया हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट अगर वर्क डन वैरी करना चाहे dw, हम लोग छोटे से वर्क की बात करेंगे, मान लेते इसने क्या कि छोटा सा काम किया होगा dw, तो सबसे पहले चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज आया होगा, तो कितना होगा dq
इंटू वी, बिकॉज दिस पोटेंशियल इज फाइनल पोटेंशियल, हम लोग वी को फाइनल मान लिए। अगर हम लोग बाय द इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करें, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं उसकी बात करें, तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लेके आते हैं dw, तो सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट होता है v dq। ये तो कोई हमारा फंक्शन नहीं है, जब हमारा ये फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इसके ओन सेपरेबल फॉर्म में। सेपरेबल फॉर्म मतलब सबका अपना अपना रिलेटिव होना चाहिए, जिस तरह हम लोग मानते हैं अगर q है तो फंक्शन q का होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, v इज इक्वल टू q बाई सी डी क्यू, ये आ गया। अब कहानी है कि मान लेते हैं इनिशियली वर्क नहीं होगा, कुछ w वर्क हो जाएगा फाइनली आके। जब वो इनिशियली हमने कहानी शुरू किया तो चार्ज q1 था, जब कहानी हमारा खत्म हुआ तो चार्ज कितना हो गया था, q2 हो गया था। अब इस एप्लीकेशंस को बाय इंटीग्रेशन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखिए इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन क्या सिखाता है 1/2, तो वो तो हमारा w हो जाएगा वर्क। 1/c इज कांस्टेंट, बिकॉज 1/c में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां जो रिलेशन आता है q²/2 लिमिट q1 टू q2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, 1/2c q2² माइनस q1²। दिस इज द एग्जैक्ट वर्क डन बाय द चार्ज। तो ये हमारा प्राइमरी रिजल्ट होता है कि इसको पर्टिकुलरली कितना वर्क करना पड़ेगा, किसको, एक्सटर्नल एजेंट को, इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए। हम ये हमारा वर्क है, हम लोग इसी वर्क के बेसिस पे बहुत सारा एनर्जी के फॉर्म को ड्राइव करेंगे। पहले आप ये सारा डेरिवेशन लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, आपको यहां तक छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप वहां से सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसा टर्म आपको यहां नजर नहीं आया होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, छोटा छोटे टर्म है, वी डी क्यू, यू नो, रिप्लेस वी बाई क्यू बाई सी, फिर यहां से एक्स डी एक्स वाला डिफरेंशिएशन दिख रहा है, एक्स टू दी पावर एन टू एन प्लस 1/2, ये आपको समझ में आओ, उसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो इसका आउटपुट रिजल्ट है उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। लिखिए वो जो रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट को देखेंगे फिर से, W इज इक्वल टू 1/2c q2² माइनस q1²। अब एक बात समझ में आई थी कि जब इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन में मान लीजिए q चार्ज स्टोर हुआ होगा, उस समय उसकी पोटेंशियल v1 हो गई होगी, बट कैपेसिटेंस तो बदलने वाला नहीं है। तो रिलेशंस क्या था, हमको देखेंगे यहां से q इज इक्वल टू cv होता था। जब वो चार्ज का q1 हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल कितना होगा, v1 हो जाएगा। तो हम यहां से देखेंगे, अगर हम लोग q1² की बात करें, व्हाट इज दिस, cv1², आपको आ रहा होगा समझ में। यहां से जब वो q1 होगा तो ये कितना होगा, तो जब वो चार्ज q2 हो जाएगा तो कितना होगा, कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं, पोटेंशियल बदल जाएगा, दैट इज v2²। अगर इसको एप्लीकेशन को हम लोग यहां यूज करें वर्क के फॉर्म में, 1/2c, व्हाट इज दिस, c² v2² माइनस c² v1²। अब देखते हैं एक सी को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि लोकस में सेम है, तो कैसे रखते हैं, 1/2 cv2² माइनस cv1²। दिस इज द वर्क। आप सारे प्रोसेस ऑफ रिजल्ट देखेंगे आ कैसे रहा है। अगर इसमें क्या करें, c/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, v2² माइनस v1²। अब v1 क्या था, हमने चर्चा करी थी v इनिशियल, तो v इनिशियल कितना था हमारा, 0। इफ v1 इज इक्वल टू v इनिशियल इज इक्वल टू 0, इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 cv2²। और हम लोग मान लेते हैं जो फाइनल था हमारा v2 को हमने क्या माना था, v माना था। जब इस रिजल्ट को देखते हैं तो पता चलता है सर ये तो हमने डायरेक्टली बुक में लिखा होता है, एनर्जी कितना होता है, हाफ cv² होता है, बट इसको करने के लिए हमें कितना सारा रिक्वायरमेंट्स होते हैं बाय डेरिवेशन ऑफ द प्रोसेस, किस किस तरह कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो हमको पता चलता है दिस इज द वर्क required to transfer a charge of electron from infinite to a certain point, that is half cv²। तो ये हमारा फर्स्ट इस डेरिवेशन का आउटपुट रिजल्ट था, वो बताने का प्रोसेस था। आपको बेसिकली सारा मेथड पता होना चाहिए। दिस इज आवर रिजल्ट। हमको इसको भी 3-4 मेथड से देखते हैं, इसको भी 3-4 तरीके के रिजल्ट से सॉल्व करते हैं, बट ये हमारा मेन रिजल्ट है। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको कैटेगोरिकली देखते हैं कि किस किस में इसको अप्लाई हम कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए पहले,
ये जो रिजल्ट आया W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे कैसे मेलिफाई करेंगे, तो वर्क है W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इसको कैसे कैसे रिजल्ट देखते हैं। अगर हम लोग पहले बात करें फर्स्ट रिजल्ट की आउटपुट फॉर्म, ये तो खुद एक रिजल्ट है। अगर एक रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV, अब क्या प्रूव किया जाए CV, अगर हम लोग यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट देखेंगे यहां से 1/2 CV इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है 1/2 QV। दिस इज ऑल्सो एनर्जी रिलेशंस देखेंगे। सेकंड में देखेंगे जो इसका सेकंड पार्ट होता है, अगर Q इक्वल टू C/V है तो हम लोग क्या करें, इसको V को रिप्लेस कर सकते हैं। तो V क्या लिख दूं, यहां से V इज इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं। तो V को क्या लिखूं, Q/C, चलो क्या लिख सकते हैं, पुट करो वहां पे, एनर्जी हो जाएगा 1/2 C Q/C का होल स्क्वायर। तो कितना होता है 1/2 C Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 Q स्क्वायर 2C। तो यहां से सीधा होता है Q स्क्वायर बाय 2C। दैट इज द डिफरेंस फॉर्म। अब देखो एक ही रिजल्ट का तीन फॉर्म आ गया, कभी इसके फॉर्म में दिया होगा, कभी इसके फॉर्म में दिया होगा, कभी इसके फॉर्म में दिया होगा। इस तीनों रिजल्ट का बताने का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी का क्वेश्चन होगा सर अगर तीनों का फॉर्मूला इक्वल है, कन्वर्जन इक्वल है, और बाय द कांसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस वी नो द रिलेशन बिटवीन दिस फंक्शंस एंड दिस फंक्शंस आर सेम, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला। फिर इसका रिक्वायरमेंट क्या पड़ता है, देखो कभी कभी एग्जाम में अगर मेंस ऑफ IIT की बात करें या फिर जो भी मेडिकल्स के अच्छे एग्जाम होते हैं अगर उसकी बात करें, तो क्या होता है रिजल्ट हमें एक ही लगता है, बट किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसके लिए बहुत मैटर करता है कंसेप्ट। मान लीजिए अगर आपको पता है कि इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज, इफ यू नो ओनली द पोटेंशियल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर किसी का हमको एनर्जी पूछा है या वर्क पूछा है उस केस में क्या होगा, अगर हमें सिर्फ कैपेसिटेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल पता है, सिर्फ दो फेनोमेनन पता है, तो बेटर टू गो थ्रू दैट फॉर्मूला, बेटर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। जो क्वांटिटी अगर C and V आर गिवन, अप्लाई दिस वन, इफ Q and V आर गिवन, अप्लाई दिस वन, इफ Q and C आर गिवन, अप्लाई दिस वन। तो तीनों फॉर्मूला का अपना इंपॉर्टेंस है। जो भी फॉर्मूला हमने आपको लिख के बताया, हर एक फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, जो भी क्वांटिटी हमें दिया रहेगा, जैसे हमको भी दिया हुआ है, C पता है, तो हम लोग इस मेथड पे नहीं जाएंगे, बोलेगा सर इसमें क्या डिफरेंस है, ये कर देते हैं। दिस इज द टाइम किलिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको तीनों हम लोग सेपरेट करके बताते हैं। कभी कभी एक आपको एनालॉजी करके बताऊंगा फ्यूचर में जब क्वेश्चन हम लोग आए करेंगे। अगर उस C को इस मेथड से करने जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोसेस कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इनर कैलकुलेशन में सर इसको ऐसे ही तो पुट करना है, बहुत लोग सोचते हैं क्यों ऐसे पुट करें, पहले इसको निकालो फिर इसमें पुट करो, तो कैलकुलेशन रॉन्ग होने का ज्यादा चांस होता है। इसलिए हमको एरर को कम करने के लिए अगर ये पता है, C और V पता है, तो बेटर टू अप्लाई दिस वन। इफ यू नो चार्ज एंड पोटेंशियल, अप्लाई दिस वन, इफ यू नो चार्ज एंड कैपेसिटेंस, अप्लाई दिस वन। और मैक्सिमम ये दोनों केस अच्छे रहते हैं कि कुछ कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट केस में दिया होता है एंड चार्ज एंड पोटेंशियल इज वेरिएबल। तो आपको सारा सा आइडिया लग गया होगा। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। आप इस सबको अच्छे से लिख लेंगे। ये तो हमारा डेरिवेशन का पार्ट था, ये कैसे आया एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के तो निकलेंगे नहीं ना, कुछ नो बेटर सबस्टेंस की ये आ कैसे रहा है। तो वर्क डन दैट इज द एनर्जी, यही सब सारा फेनोमेनन जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसमें एनर्जी में आ जाता है, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी इज को रिलेटेड फॉर्म इन चार्ज। इसको लिख लीजिए पहले। देखिए उस चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या था हमारा, जब हमने वर्क की बात करी थी तो वर्क जनरली 3 सबस्टेंस फॉर्म में आया था, उसको देखेंगे पैरेलली। 1/2 QV, 1/2 CV स्क्वायर, स्क्वायर बाय 2C। ये एक्चुअली वर्क था। अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करें, पोटेंशियल चार्ज कंडक्टर, बोले सर कंडक्टर का मतलब या कैपेसिटर का मतलब, आपने ये बताया था कैपेसिटर का मीनिंग होता है जो क्या करता है, चार्ज और एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। तो क्वेश्चन उठता है सर स्टोर करता है तो बट किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर मैं बोलूं एनर्जी के दो टाइप पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ टू मीनिंग्स, दैट इज कॉल्ड, वन इज काइनेटिक वन एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब सर कहना यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सटेंशन मतलब ये तो मूव नहीं करेगा,
तो काइनेटिक एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। इसका मतलब इसमें तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे, जो भी स्टोर्ड होगा वो एनर्जी नेवर बी काइनेटिक, बिकॉज आवर टॉपिक इज नॉट अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज, इट इज अबाउट स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए चार्ज में। तो जब काइनेटिक होगा दैट इज द ओनली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। वही यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर विल बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको पहले से पता है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी एज वेल एज चार्ज। बट वो पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब हम लोग इसकी बात करते हैं सर, ये कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यस सर, ओके सर, ये तो नहीं कहना चाहते, वेरी गुड, वही कहना है। तो जो भी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हुआ था बाय दिस थ्री मेथड, फर्स्ट क्या था 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV एंड 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये तीनों का तीनों क्या था, हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। किसका, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में या उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में जितना भी एनर्जी स्टोर हुआ। तो हमको पता चला वर्क जो हुआ था एक्सटर्नल का वो किसके बराबर होता है, U के बराबर होता है। थोड़ा सा आपको हम बेसिकली पीछे लेके चलते हैं सेंटर ऑफ मास के सब्जेक्ट में, जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब किया था। पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको याद होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसका वर्क डन इन राउंड ट्रिप क्या होता है, 0। अब बात करते हैं सर कंजर्वेटिव फोर्स का तो वर्क डन होता है, वो समझ में आया कि ये जो U होगा वो इट इज द नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ WCF, गॉट इट। लेकिन सर यहाँ पे माइनस है नहीं, और दूसरी बात है कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क कंजर्वेटिव होगा नेक्स्ट कंडीशन में दिस इज आल्सो इक्वल। अब एक कहानी आती है हमारी यहाँ से, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है, बट हम तो यहाँ फील्ड की बात कर रहे हैं बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने जो पढ़ा था मैं आपको फिर से रिकॉल कराना चाहता हूं। अगर ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज हमारा Q2 था, इस चार्ज को अगर R डिस्टेंस की बात आई थी तो R से dr पे ले जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा था दैट इज द वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी था, याद आया आपको, यही वर्क डन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। हमसे पूछा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स था, और हमको पहले से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंप्लीट कंजर्वेटिव फोर्स। जब वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा इन केस ऑफ राउंड ट्रिप 0 होगा। इसी कारण हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है, दैट इज द रीजन ऑल्सो। हमने इसको 2 बार एक्सप्लेन किया है, आपको यहां से ऑलमोस्ट आइडिया लग गया होगा कि ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द कंडीशन। हमको यहां से एक और पॉइंट सीखने को मिला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, which one, electrostatic force as well as work done by electric field, both are conservative nature। ठीक है, आपको वो बात समझ में आ गई होगी। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, छोटा सा एप्लीकेशन है, हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट आगे जाके देखेंगे क्या इसका होता है। लिख लीजिए इसको पहले से, हम लोग तो मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा करके देखते हैं। एक स्फीयर के लिए, अब स्फीयर है, एक ये स्फीयर है जिसका मान लेते हैं अपन चार्ज क्यू दिया और पोटेंशियल भी मान लेते हैं, चार्ज के पोटेंशियल भी, इसका रेडियस अपन R मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, कि भी पता है, ये भी लिख सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अगर बात हो पोटेंशियल एनर्जी की तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये भी चलेगा, इसको हम लोग 1/2 Q इंटू V भी लिख सकते हैं एंड 1/2 Q स्क्वायर बाय C भी लिख सकते हैं। सर अभी तो हमने सिखाया था, अगर अपन कुछ नहीं बोले तो ये फॉर्मूला तो पता चलता है। अगर इसका पोटेंशियल कभी नहीं हो, अगर हमको निकालना हो C तो क्या करेंगे, चार्ज पता है, पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, अगर पोटेंशियल होगा तो इससे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोटेंशियल नहीं पता, सिर्फ चार्ज दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हमने क्या देखा था, कुछ दिन पहले की बात हमने क्या सीखा था, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है 4π एप्सिलॉन नॉट R होता है। सिंपल है, 4π एप्सिलॉन R होता है। बोलोगे हाउ, चलो देखते हैं।
अगर ये C है तो लिखना शुरू करें इस एप्लीकेशन से 1/2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या लिख सकते इसको? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। इजी है, आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल पता हो तो यहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। ये तीनों हमारा कॉमन फॉर्मूला है। तो कभी कभी एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर को याद दिलाऊं मैं, तो अगर हम लोग सिंपल से एनर्जी की बात करते थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ करता था? के Q1 Q2 बाय आर। अगर इस इक्वेशन को देखें तो 1/2 को छोड़ के देखो Q1 इंटू Q2 क्यू स्क्वायर पॉसिबल है बाय आर। मतलब दोनों फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो हमारा कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तीनों में से जो भी गिवन हो इस तरह के एस्पेक्ट में हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा सा मैथमेटिकल एग्जांपल था, कभी कभी एस्पेक्ट में कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए हमने इसको करके दिखाया। इसको छोटा सा को लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे इसके बाद क्वेश्चन है, हम लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं। फॉर्मूला वो है जो हमने डेरिवेशन बताया, वर्क डन बाय फोर्स, उसके बारे में डेरिवेशन बताया, फिर हमने देखा था स्फीयर में कैसे वर्क करता है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उससे क्या हम बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं। एक स्फीयर है, उसके पास चार्ज है, कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले जो भी गिवन डाटा उसको सबसे पहले लिखना जरूरी है। 10 माइक्रोकूलम का मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? तो माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ता है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम के फॉर्म। चलो, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये 0.2 मीटर की ओर चल रही कहानी, ठीक। देन फाइंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड एनर्जी, तीनों चीज पूछा है। पहले क्या पूछा है? फाइंड कैपेसिटेंस C इक्वल टू वाट। सेकंड क्या पूछा है? फाइंड V। एंड लास्ट क्या पूछा है? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान है। इस तरह क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमारे एंट्रेंस एग्जाम। बट क्या होता है, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है यूनिट कन्वर्जन का, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला का, इसलिए फंस जाते हैं। यहां पर देखेंगे बाय सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं। बात हुई स्फीयर की। अगर स्फीयर है तो कुछ इस तरह का होगा, ये इसके पास कुछ चार्ज दिया हुआ और इसका रेडियस r है। जब हम लोग फर्स्ट कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमने बताया था जब भी स्फीयर का केस हो तो क्या सिखाया था? स्फीयर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हिस्ट्री कुछ नहीं है, 1/9। आप तो ये तो समझ में आएगा क्यों ऐसा लिखते हैं, 1/9 10 टू द पावर -9। r का वैल्यू कितना हमारा दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो वही 20/100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप ऐसे काट दो, 2/9, इसको 5 कर सकते हैं तो लिख लेंगे 1/45 इंटू 10 टू द पावर -9। बाकी हमारा यूनिट अपने बस में है नहीं, आप इसको लिख लेंगे सॉल्व करने के बाद। दिस इज फैराड, यू कैन कन्वर्ट इट एनी मैनर, गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो छोटा सा था, कुछ नया नहीं था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 10 टू द -9 लिख सकते हैं। r का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो 100 होगा, वो मीटर में आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 इंटू 5 45 10 टू -9। दिस इज फैराडे। हम लोग सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल तो आसान है। पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया था स्फीयर करंट जो भी पोटेंशियल होता है उसको कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सिंपल सी बात थी। K का वैल्यू पता है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज गिवन देयर, व्हाट इज R, R आल्सो गिवन देयर। जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं पता है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, व्हाट इज दिस Q? 10 इंटू -6, व्हाट इज R? 20 इंटू 10 टू -2। आसान है लिखना। अगर इसको सॉल्व करके अपना बचेगा -4 बचेगा। ये 20 है, इसको यहां से हटा दो, क्या बचा? 9/2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। हो गया खत्म। छोटा सा एप्लीकेशन था, देखेंगे कैलकुलेशन। 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, 9/2 ओके, 10 टू पावर 9 -4 5 डन है। दिस इज बी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्या करें। अब नेक्स्ट पार्ट का मीनिंग होता है कैलकुलेशन सामने आना चाहिए, कैसे करें, क्यों पता है, सी पता है, कुछ भी अप्लाई कर लो, क्योंकि हमने यहाँ वे भी निकाला है। अगर इस क्वेश्चन हम पोटेंशियल नहीं पूछता, सिर्फ क्या करता कैपेसिटेंस पूछता, तो हम लोग क्या करते, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते कि हमको ये निकालना नहीं पड़े। वो मेथड भी रॉन्ग नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि ये मेथड करेंगे सॉल्व होगा, बट हमारे लिए टाइम एग्जाम्पशन होना बहुत जरूरी है।
अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस इस तरह हमने पहले निकाला है उस क्वेश्चन में, हम क्यों इस मेथड को निकाल ले जाए दोबारा? हाँ, अगर ये नहीं दिया है तो हम लोग वहां से जा सकते हैं। अब देखो हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो भी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस है। आप अगर ये फॉर्मूला ले लो, नहीं तो ये ले लो। एनर्जी की बात क्या हुई थी? सिंपल सी बात, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यू नो द वैल्यू ऑफ c, यू नो द वैल्यू ऑफ q, पुट कर दो। क्यू स्क्वायर का मतलब 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर 10 टू द पावर -10। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन देख लेंगे, क्योंकि 10 टू द पावर -6 को 10 से मल्टीप्लाई करते -5 होता है, -5 का स्क्वायर करते -10 हो जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट होता है 2, c हो गया 1/5 1/45 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको यहां से काट दो, -1 हो जाएगा, ऊपर जाने दो। ऊपर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 45/20। इसको क्या करते हैं? 9 इंटू 5 9 इंटू 4, 5 इंटू 9 5 इंटू 4। आप और क्या कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते, लिख लो यहीं पे, दैट इज जूल। 9/4 जो भी होता है 2.25। व्हाट इट? तो यहां से हमको 3 आंसर मिल गया। फर्स्ट, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द कैपेसिटेंस। तो कैसे इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान। अब कोई बोलेगा सर अपने को ये नहीं लेना, मैं यहां से v से निकलूंगा हाफ सी वी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उधर से सॉल्व करिए, आंसर हमारा सेम आएगा। बट हमारे कहने का मतलब था जब भी क्वेश्चन में प्री कंडीशंस हो, प्री कंडीशंस मींस कि हमको q पता होता है, v पता होता है, c पता हो, एक साथ तो तीनों नहीं देगा। तीनों मींस क्या होता है? जस्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं। अगर उस तरह का क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी से निकाल सकते हैं। बट हमेशा कंसर्न रखना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है, जो कि मिनिमम कैलकुलेशन, मान लो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कोई मीनिंग नहीं होता, मिनिमम कैलकुलेशन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में मान लो यहाँ हमने गलती कर दी, फिर उसी गलत वैल्यू को यहाँ पुट के हमारा आंसर नहीं आएगा। दैट इज द फैक्ट। दैट्स व्हाई जो गिवन वैल्यू होता है हम उस पर ज्यादा रियलाइज करते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बाय वन ऑफ दिस समरी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारा आंसर था। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन से इसको और तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कंसेप्ट तभी डिक्लेयर्ड होगा जब हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज डब्ल्यू। दिया क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर है जिसका वर्क डन क्या होता है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट इंक्रीज करते, उसका कंडक्टर कितना पता है? W है। देन फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल फ्रॉम 10 टू 15। अगर उसी कंडक्टर को हम क्या करें 10 से 15 वोल्ट तक इंक्रीज करें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इस रिलेशन का जो डेरिवेशन आया था, क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ना। तो डेरिवेशन मतलब क्या सीखा था हमने? 1/2 ये सीखा था, c दैट इज द v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। याद है सबको? अब बोलेगा सर c क्यों? तो लिखा है इट्स कंडक्टर, मतलब दोनों केस में जो कैपेसिटेंस है सेम ही है। अगर हम मान लो फर्स्ट केस में मान ले C1, सेकंड में मान लेंगे C2, तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू एक नया सा C मान लेते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज होना नहीं है, सर आपने C उतर नहीं माना। अब क्या है, दो केस दिया हुआ था, हम लोग क्या करते हैं केस बाय केस डील करते हैं। केस फर्स्ट में दिया है कि जब अगर कोई कंडक्टर 5 से 10 वोल्ट जाएगा, इसका मतलब कहने की बात यह है कि V1 इक्वल टू 5 वोल्ट है और V2 कितना है? 10 वोल्ट है। उस समय का वर्क W है। थोड़ा सा अप्लाई कर ले कंसेप्ट को, तो जब कंसेप्ट अप्लाई करते हैं W, उसको माना ही W है, गॉट इट? तो 1/2c जब 10 का स्क्वायर कर दैट इज 100 और 5 का स्क्वायर कर दे दो 25, तो ये कितना बचता है? 75c/2। आसान है। 75c/2 फर्स्ट किसका दिया हुआ है? अगर हम लोग इसी केस को केस 2 से कंपेरेबली पैरेलल करें, केस 2 में बताया कि अगर उसी कैपेसिटर को अब हम लोग 10 से 15 पे लेके जाए तो वर्क कितना होगा? तो उस केस में मान लेते हैं हमारा W1 वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिया है और ये हमको सी भी नहीं पता, तो क्या करेंगे देखेंगे अभी। W2 1 होगा तो वो कितना पूछा है? सर कैपेसिटर तो वही रहेगा। तो इस केस में जो V2 है वो 15 है, V1 कितना है? 10 है। तो गिवन वैल्यू है V1 इक्वल टू 10 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 15 वोल्ट। अब तो आसान ही है। तो V2 स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप सबको पता होगा, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 125c/2।
अब देखो, अब सिंपल सी कहानी है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, स्क्वायर कर दो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं केस 2 डिवाइडेड बाय केस 1, तो क्या होता है, केस 2 W1 डिवाइडेड बाय W, बिकॉज ये साइड की बात आई। जब उसकी बात करेंगे 125 बाय दिस, कितना लिख सकते हैं, 125C/2, तो W1 कितना है, 75C/2, 75C/2। इस 2 से इसको मारा, इसने इसको मारा, तो कितना बचा हमारा, रेशियो हो जाता है 125 डिवाइडेड बाय 75, इट इज 5/3, तो 5 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 3 75, तो हमारा तो W1 होगा वो कितना होगा, 5/3 टाइम्स ऑफ W होगा, मतलब मोर देन होगा कि 3.3। तो ये जो रिलेशन था हमारा, इस W1 को 5/3 टाइम्स ऑफ W वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, इसको 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इंक्रीज करने के लिए। इस तरह क्वेश्चंस नीट के पेपर में जनरली आते रहते हैं। कंसेप्ट सेम होता है। अगर आप 2016 का एक पेपर क्वेश्चन था, 2016 पेपर में थोड़ा सा डाटा बेस डिफरेंट था, बट लॉजिकली यही क्वेश्चंस पूछा था व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड। हो सकता है यहाँ पे डाटा कुछ और होगा, बट कंसेप्ट क्या था, कॉमन ही था। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह क्वेश्चन को किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड गिविंग द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर एक क्वेश्चन क्या करता है, अपने को नया सा आइडिया देके जाता है कि हमको इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशंस होगा इन द बेटर सेंस कैसे कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका था, पुट द वैल्यू ऑफ सी इज देयर, सेम आंसर विल कैम। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखें, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर दैट इज द C इज 10 माइक्रोफैराड है। ओके, सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड है। हम लोग बहुत सारा कन्वर्जन देख रहे हैं, माइक्रो इज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट नाउ, हमको समझ में आ गया। जब भी माइक्रो की बात हो तो 10 × -6 की बात हो रही है, इतना तो अपन सीखेंगे। द वर्क रिक्वायर्ड टू गिव 5 माइक्रोकूलम चार्ज, तो हमको उतना बताओ कि इस कंडक्टर पर अपन 5 माइक्रोकूलम चार्ज देना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये Q का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यू नो माइक्रो 1 सेकेंड कैलकुलेटेड, Q × 10⁻⁻6 कूलम। अगर हम वर्क की बात करें, सर वर्क तो अभी सीखा था सर, 3 वे निकालने का, फिर से मैं लिख रहा हूं, तीनों कर सकते हैं, बट क्या दें। फर्स्ट क्या सीखा था, 1/2 CV², 1/2 Q × V, 1/2 Q²/C। जब हम लोग देखते हैं डाटा को तो लगता है सर इसमें हमें भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Q = CV, तो पहले Q से C निकालो, भी तो यहाँ पुट करो। इट इज ऑल अबाउट टाइम कंज्यूमिंग, सब में क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमने क्या सिखाया था, जो गिवन डाटा है, गिवन वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सर C दिया हुआ है, C किस किस्म दिया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट में पता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सर Q पता है, इसमें क्यों नहीं Q, मतलब ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लग जाएगा। अगर ये फॉर्मूला हमें लग जाएगा तो ओके डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था हमको जितना इजीली रिस्ट्रिक्शन हो, आसान तरीके से अगर बना सके उसको हम लोग बना लेते हैं। अब देखो वर्क रिक्वायर्ड है, तो वर्क इज इक्वल टू Q²/2C। व्हाट इज Q, 5 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे, व्हाट इज द 2, C 10 × 10⁻⁻6। कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻2 का 6 12 हो जाएगा, 20 × 10⁻6, 1 6 6 कैंसिल हो गया, बच्चे बचेगा यहाँ पे, तो 5 × 5 5:4, तो हमारा जो आंसर आएगा 5/4 10⁻6 जूल। आप 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.16 चलेगा, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जहां हमको, अब देखो ये दोनों कंसेप्ट तो लगा सकते थे, बट क्या होता था, हमको एक प्रोसेस करने के बाद दोबारा इसको सॉल्व करना पड़ता। तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग यही था कि हम क्या करते हैं, इसको जो भी चीज गिवन होता है उसके फॉर्म में देखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने आज जो जो पढ़ा, मेन रूप से क्या क्या पढ़ा था, अगर उस चीज को हम एक नजर देखना चाहें तो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। 2 कंडीशंस था सर, फर्स्ट केस में आउटसाइड क्या था, ग्राउंडेड था। फिर हमने सेकंड में क्या पढ़ा,
इनसाइड ग्राउंडेड करके देखा, उसका 2 कैपेसिटेंस आया था, फर्स्ट केस में आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जब हमने इनसाइड के तो क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी माइनस ए। ये 2 केस आया था, इसमें हमने क्वेश्चन देखा था। उसको जब हम आए तो पता चला सर किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, जो भी कैपेसिटर हो, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो हमने बताया कि यहाँ से अगर ये कैपेसिटर इसको चार्ज करने की एनर्जी चाहिए होगा तो हमको एनर्जी का फॉर्म आया था, जो भी वर्क डन के फॉर्म में आया था, W इक्वल टू 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस पे हमने डिफरेंट फॉर्म का सॉल्व किया। हमने यहाँ से 3 एनर्जी का फॉर्म बताया था, आपको याद होगा तो फर्स्ट क्या क्या बताया था 1/2 क्यू भी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी 1/2 सी बी स्क्वायर। ये हमारा आज के टॉपिक का समरी था। जब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो नेक्स्ट डे इसी एप्लीकेशन के साथ आगे चलेंगे और वहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ स्फीयर पे और नंबर ऑफ क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।